हाँ जी, इंड एयर्स 23 बोरिंग कॉस्ट। जो अब तक पढ़ा क्या आपको याद है? स्पेसिफिक बोरिंग, जनरल बोरिंग्स। क्या होती है स्पेसिफिक बोरिंग? हर्ष, ऐसा बोरिंग जो पर्टिकुलरली ये बोल कर लिया गया, क्यों कि हम खर्चा इससे करेंगे कहाँ पे? क्वालिफाइंग एसेट में। ओके, वेरी गुड। ओके, हाँ प्रियांशी, जनरल बोरिंग्स जो बोरो किया था फॉर जनरल पर्पस, बट हमने उसको यूज कहाँ कर लिया उस बोरिंग का पैसा? क्वालिफाइंग एसेट के एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है सर। ये लवीना जनरल बोरिंग्स होता है तो हमें कौन सी स्टेप फॉलो करनी होती है? पहली स्टेप कैपिटलाइजेशन रेट। ओके, ये कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आएगा? जो भी अपना इंटरेस्ट कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय जनरल बोरिंग्स। अभी तक तो अपन यही जाना है, क्योंकि अभी तक अपने को कोई एक्स्ट्रा खतरनाक क्वेश्चन आया ही नहीं है। टाइम फैक्टर यूज करने वाला कुछ आया नहीं है। टाइम फैक्टर यूज किया हमने, लेकिन कहां पर? एक्सपेंडिचर में। बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन में हम देखते थे कि खर्चा कब हुआ है, उस पर वो कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करेंगे, और खर्चा कब हुआ है उसके बेसिस पर टाइम फैक्टर यूज करते थे ना। हाँ सर, कैपिटलाइजेशन रेट में तो टाइम फैक्टर यूज नहीं किया अभी तक हमने, लेकिन बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में हमने टाइम फैक्टर जरूर यूज किया है कि खर्चा कब हुआ है, वो कितना ड्यूरेशन के लिए हुआ है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि अब जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें स्पेसिफिक बोरिंग भी होगा और जनरल बोरिंग भी होगा, तो उसको कैसे डील किया जाए। देखो एग्जांपल, के लिमिटेड began construction of a new building at an estimated cost of rupees 7 lakh on 1st April 2021। 1 अप्रैल 2021 को इसने बिल्डिंग बनवाना स्टार्ट कर दिया। फुल स्टॉप। टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन of the building, to finance construction of the building, it obtained a specific loan, of rupees 2 lakh। ओके, तो बिल्डिंग बनाने के लिए इसने एक तो स्पेसिफिक लोन लिया है 2 लाख का, एट एन इंटरेस्ट रेट of 9% per annum। 9% पर एनम। तो क्या प्रियांशी ये स्पेसिफिक बोरिंग हो गया है? बिल्कुल, 2 लाख का लोन लिया है, किस पर्पस के लिए? बिल्डिंग पर्पस के लिए, तो स्पेसिफिक बोरिंग हो गया। फिर द कंपनीज other outstanding loan वर, और क्या क्या है देखो, लोन अमाउंट और एक तरफ इंटरेस्ट रेट। 7 लाख रुपए का लोन, 7 लाख रुपए का लोन, इंटरेस्ट रेट 12%।
और दूसरा 9 लाख रुपए का लोन और इंटरेस्ट रेट 11%। तो ये क्या हो गए हैं, जनरल बोरोइंग्स हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोरोइंग्स भी है और जनरल बोरोइंग भी है। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में किसका इंतजार है, बोलो किसका? टाइम फैक्टर का। एट द एट द एंड लोन वैल्यू नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब लोन वैल्यू 7 लाख स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा लोन फैसिलिटी 7 लाख का ही था और 9 लाख का ही था, ठीक है ना। और किसका इंतजार है? एक्सपेंडिचर का। अब किसका इंतजार है? एक्सपेंडिचर। दो ही चीजें तो होती है, एक तो बोरिंग्स और उस बोरिंग्स को आपने यूज कैसे किया, बस। राइट, ओके। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग अपने को दिमाग में सेट होगा ना, तो आंसर करना उतना आसान होगा। अपने को अगर पता होगा ना कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा आते हैं, के बेसिस पर उनको यूज करना, तो ये दिमाग में रखोगे तभी होगा, ठीक है ना। तो बोरिंग जब आ गया, स्पेसिफिक दे दिया, जनरल दे दिया, तो अभी खर्चा है तो बाकी रहा टाइम फैक्टर अपने आप लग जाएगा, क्योंकि वो बताएंगे कि खर्चा कब कब हुआ है, तो देखेंगे। लिखो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड the expenditure incurred on the construction was, कैसा कैसा खर्चा हुआ है? अप्रैल 2021 1.5 लाख रुपए, अगस्त 2021 2 लाख रुपए, अक्टूबर 2021 3.5 लाख रुपए, जनवरी 2022 1 लाख रुपए। सर एक चक्कर पड़ गया, डेट नहीं दे रखा, क्वेश्चन में डेट लिखा हुआ ही नहीं आया था, तो क्या मानोगे? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। क्या मान लिया जाएगा? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो मैं लिख दूंगा सिंस डेट इज नॉट गिवन वी एज्यूम एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, सॉरी मंथ ईयर नहीं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंप्लीटेड, अरे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो गया यहाँ पे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड by 31st Jan 2022। 31 जनवरी 2022 को कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। पहला तो फर्स्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। और दूसरा पास द जर्नल एंट्री। किसके लिए? फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट, फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट। सर ये क्या चक्कर है, कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट? अरे बिल्डिंग के एस्पेक्ट में क्या करोगे? जो खर्चा लगा है ये 1.5 लाख 2 लाख 3.5 लाख 1 लाख, ये तो बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई ना। कितना हुआ देखना जरा, टोटल करना। 1.5 लाख 2 लाख 3.5 लाख 1 लाख, कितना? 8 लाख हो गया। ओहो हो, हमने तो सोचा था कितना खर्चा बैठेगा, 7 लाख। खर्चा कितना बैठ गया? 8 लाख। तो बिल्डिंग की कॉस्ट 8 लाख तो है ही,
प्लस बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, वो भी बिल्डिंग की कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा। तो कैपिटलाइजिंग का एंट्री करना है, कॉस्ट ये जो 8 लाख लगा है वो, प्लस बोरोइंग कॉस्ट आपको डिटरमाइन करना है टू बी कैपिटलाइज। वो फर्स्ट पार्ट में कैपिटलाइज आपको पता चल जाएगा कितना करना है। तो बोरोइंग कॉस्ट बस इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग, इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। और ये एंट्री करोगी कब? एज ऑन, बोलो, ये एंट्री कब करोगे? बिल्कुल 31 जैन, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, अब हम उसको एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और इतनी देर तो क्या था, वो WIP था, कैपिटल WIP। जब तक वो बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हो जाएगी तब तक वो किस कैटेगरी में आता है? कैपिटल WIP। कभी बैलेंस शीट में देखा है तुमने उसको? नहीं देखा। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट में याद करो, PPE में पहले तो टेंजिबल आता था, फिर कैपिटल WIP, फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, AS में आता था कि नहीं आता था? बिल्कुल। तो कैपिटल WIP मतलब अभी भी रनिंग है, काम चल रहा है। जब तैयार हो जाएगा तब आप उसको किस में ट्रांसफर कर दोगे? बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लोगे, राइट? ओके। बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करते हैं PPE को? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो यहाँ पे कॉस्ट मेजर कर सकते हो ना आप, जितना कॉस्ट लग गया, लगना था लग गया ना, खत्म बस। और रेडी टू यूज, जिस दिन रेडी टू यूज आती है उस दिन से डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाता है, तो भैया रेडी टू यूज तक का आप बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लोगे। बिल्डिंग एज ऑन 31 जनवरी 2022। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या आप कर पाएंगे? क्वेश्चन साथ साथ में लिखते हैं तो समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, बहुत हेल्प मिलती है इससे। बस हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, पर तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, टेंशन नहीं ना प्रियांशी, हो जाएगा। हाँ जी, ओके। आपको सब साथ साथ रिकॉल करना जरूरी है, दिसंबर वाले बच्चे जो भी हैं, ठीक है ना? जो पढ़ा उठा के पुराना बार बार रिकॉल करो। ओके सर, आप कैसे करोगे? सर हमें पता है स्पेसिफिक बोरोइंग, तो स्पेसिफिक बोरोइंग कितने की है? स्पेसिफिक बोरोइंग है 2 लाख रुपए की। उस पर इंटरेस्ट कितना जाएगा? 9% जाएगा। तो वो तो कैपिटलाइज करना ही करना है, वो तो कैपिटलाइज करना ही करना है। लेकिन वो भी, उस पर भी क्या करना होगा? टाइम फैक्टर तो लगाना पड़ेगा ना। टाइम फैक्टर कैसे सर? वो खर्चा कब हुआ है, और और क्या होगा, कब तक कैपिटलाइज करना है, वो भी तो दिमाग में रखना पड़ेगा। तो कब तक कैपिटलाइज करना है? सर कैपिटलाइज का जो लास्ट डेट है वो क्या है? 31 जनवरी 2022, क्योंकि इस दिन सीज हो जाएगा कैपिटलाइजेशन, याद है? सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, जिस दिन सब्सटेंशियली क्या हो जाएगा? ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, ठीक है ना? सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। कौन सी एक्टिविटीज? ऑफ द कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन और एक्विजिशन वाला। उस दिन आप कैपिटलाइज करना सीज कर देंगे, तो भैया हम भी इस दिन कैपिटलाइज करना सीज कर देंगे। तो लास्ट डेट क्या है कैपिटलाइजेशन करने की? 31 जनवरी। अब आप 2 लाख रुपए का लोन लिए थे, लोन तो कब ले लिए होंगे? 1 अप्रैल को ही ले लिए होंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को ही आपने क्या कर दिया था? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। तो हम ये मान रहे हैं लोन भी आपने कब ले लिया होगा? 1 अप्रैल को। लेकिन अच्छा, 1 अप्रैल को बोरिंग कॉस्ट का मीटर तो चालू हो गया, लेकिन उसमें से कैपिटलाइज कब करना है और P&L में कितना ट्रांसफर करना है वो देखना है। अब इस 2 लाख में से तुमने खर्चा कितना किया? इस 2 लाख में से तुमने खर्चा कितना किया? 150। कब किया? कुछ लिखा हुआ नहीं है सर, हम मान क्या रहे हैं? एक एक तो मत लिखना, हम मान रहे हैं कि खर्चा कब हुआ है? मंथ के स्टार्टिंग में। तो 1 अप्रैल को 1.5 लाख खर्चा हो गया, तो तुम क्या करोगे? 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, 1.5 लाख पे कितना रेट लगाओगे? स्पेसिफिक बोरिंग। पहले कौन सा यूज करना है? जनरल बोरिंग या स्पेसिफिक बोरिंग? पहले खर्चा कर रहे हो तो पहले स्पेसिफिक बोरिंग यूज होगा, ठीक है ना? तो 1.5 लाख रुपए जो खर्च हुए सर, वो कौन से में से हुए हैं? स्पेसिफिक बोरिंग में से हुए हैं। तो 2 लाख में से 1.5 लाख तो खर्च हो गया, 1.5 लाख पे 9%, 9% इंटू कितने महीने का? 10 महीने का, क्योंकि लास्ट डेट क्या है? 31 जनवरी। ओके, समझ आएगा ये चीज? ओके, समझना ना ध्यान से। अब 2 लाख, इस 2 लाख का खर्चा कहां से किया होगा?
सर 2 लाख में से 50,000 तो कौन सा पड़ा है अभी भी, स्पेसिफिक बोरिंग वाला बचा हुआ है ना, तो 50,000 तो वो होगा, और बाकी 1.5 लाख कहां से हुआ होगा, जनरल बोरिंग से। तो इस 1.5 लाख के लिए, 3.5 लाख के लिए और 1 लाख के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन रेट पता करना पड़ेगा और फिर टाइम फैक्टर अप्लाई कर पाऊंगा। तो जो भी सीआर होगा और फिर टाइम फैक्टर कितना, 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी, कितना होता है अगस्त से लेकर जनवरी, 6 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये लो जी 6 महीने। अच्छा, इस 3.5 लाख पे भी आप क्या करोगे, कैपिटलाइजेशन रेट लगाओगे, और कितने महीने, 1 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, 4 महीना। फिर इस 1 लाख पे भी कैपिटलाइजेशन रेट लगाओगे, और कितना महीना, 1 महीना। सर आपने उसका नहीं बताया, ये तो मैंने बताया था ना, 1.5 लाख पे स्पेसिफिक बोरिंग 10%, कितना महीना, 10 महीना। 50,000 पे 10%, कितना महीना, 6 महीने। यहां पे ध्यान रखना, 10 महीने। अगर आप स्पेसिफिक बोरिंग को यूज कर रहे हैं तो उसमें टाइम फैक्टर टोटल ड्यूरेशन का ही लगेगा जब तक कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। इट डजेंट मैटर कि आपने खर्चा कब किया है, फॉर द स्पेसिफिक बोरिंग इट डजेंट मैटर दैट द एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर डेट, खर्चा कब हुआ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना, 10% पूरे 10 महीने। तुमने लोन क्यों लिया था, इसी पर्पज के लिए लिया था। यूज कब कर रहे हो, डजेंट मैटर, उसका खर्चा एक्चुअली कब कर रहे हो, डजेंट मैटर, पूरे 10 महीने का खर्चा क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। समझ में आया क्या, अब कुछ बातें लिख लें अपन, ठीक है, आंसर में पहले, ठीक है। चलिए, आपने हर 1 महीना बोला, हाँ अभी समझ में आया ना, करना कैसे है, ये दो चीज समझ में आ गई, बस कैपिटलाइजेशन रेट पता करना है, ठीक है। तो अभी अपन लिखते हैं सबसे पहले तो, since date of expenditure is not given, क्योंकि डेट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है, वी एज्यूम्ड, हम ये मान रहे हैं दैट expenditure has been incurred on the first day of the month, first day of the month, या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। दूसरा, for expenditure on qualifying asset, specific borrowing are used first, specific borrowings are used first, ये लिख सकते हैं, फर्स्ट यूज स्पेसिफिक बोरिंग एंड देन जनरल बोरिंग्स। अच्छा, और क्या लिखवाना है, टाइम फैक्टर वाली बात ना, ओके। ये भी लिखवाऊंगा, कंस्ट्रक्शन, since construction is completed, since construction is completed on 31st Jan 2022, so capitalization period
सो कैपिटलाइजेशन पीरियड इज कहां से कहां, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन जब चालू हुआ 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2000 फर्स्ट सॉरी 31 जनवरी 2022, ओके, 31 जनवरी 2022 तक। So capitalization period is this, okay. इंटर के स्कैनर में क्वेश्चन है, हाँ ऐसा था, यही था सेम, ये करवाया भी था तुमको नहीं, इनको तो करवाया था लक्षिता को, ठीक है ना, करवाया था, ठीक है। अभी काम आ गया ना, हाँ ठीक है, चलो ठीक है आगे देखो। तो अब क्या लिखे स्पेसिफिक बोरिंग के लिए, ठीक है ना, स्पेसिफिक बोरिंग के लिए क्या होगा, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट रिलेवेंट, तो लिख देते हैं फॉर स्पेसिफिक बोरिंग date of expenditure is not relevant for capitalization purpose। तो कैपिटलाइजेशन पर्पस के लिए आपको डेट ऑफ एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में इस क्वेश्चन में कितने महीने होंगे सर, अप्रैल से लेकर जनवरी 10 महीने। तो स्पेसिफिक बोरिंग के लिए आप कैपिटलाइजेशन करेंगे पूरे 10 महीने के लिए, खर्चा चाहे कभी भी हुआ हो, ओके। जनरल बोरिंग्स के लिए क्या होगा, ये हमने आज तक भी किया है, वापस लिख भी देता हूं, फॉर जनरल बोरिंग्स date of expenditure is relevant for deciding time factor, for deciding time factor for capitalization, ओके। अब हमने काफी बातें लिख ली यहां पर, डन। सर इनमें से कौन सी बात एग्जाम में लिख के आनी है, मेनली तो वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ वाली, बाकी तो सिर्फ हमने अपने सीखने के लिए किया कि भैया पहले किसका पैसा यूज करना, स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा यूज करना। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड, खर्चा जब चालू हुआ स्टार्ट डेट वहां से लेकर कंप्लीशन तक का लगेगा, वहां तक का टाइम यूज किया जाएगा कैपिटलाइजेशन पीरियड। फिर स्पेसिफिक बोरिंग के लिए डेट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेवेंट नहीं होता है, जनरल बोरिंग के लिए डेट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेवेंट होता है। चलिए अब सर क्वेश्चन कैसे होगा, देखो कैपिटलाइजेशन रेट पता करो, स्टेप 1 कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट, सर ये कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आएगा, सीआर। यहां पर भी झंझट नहीं है कैपिटलाइजेशन रेट में, क्यों, क्योंकि जो आपकी जनरल बोरिंग्स है वो पूरे साल भर, तो पूरे साल भर 7 लाख और 9 लाख रहे, मतलब हर साल पूरे साल भर एवरेज बैलेंस भी इतना ही रहे, तो टेंशन की बात नहीं है। तो कैसे आएगा सर, देखो 7 लाख पे इंटरेस्ट कितना सर, 7 लाख पे इंटरेस्ट है 12%। अच्छा कैपिटलाइजेशन रेट केवल जनरल बोरिंग्स पे निकाला जाता है ना, स्पेसिफिक बोरिंग्स पे नहीं होगा, आप लिख सकते हो ओनली ऑन जनरल बोरिंग्स, ओनली ऑन जनरल बोरिंग्स। स्पेसिफिक बोरिंग का तो जो रेट दे रखा वही,
ओनली ऑन जनरल बोरिंग्स। 7 लाख पे 12% प्लस 9 लाख पे कितना सर? 9 लाख पे 11%। ओके, होल डिवाइडेड बाय 7 लाख प्लस 9 लाख। ओके, 7 लाख प्लस 9 लाख कितना आया? 11.4375। ओके, बिल्कुल। अब रुकना एक बार थोड़ा सा। 11.4375। ऐसे ही आया सबका? बिल्कुल ऐसे ही आया सबका। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और लिखना और लगा के, कैपिटलाइजेशन रेट इक्वल्स टू, अब तक तो मैंने इजी वाला फॉर्मूला लिख पाया था ना, टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय जनरल बोरिंग्स, टोटल इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग डिवाइड बाय जनरल बोरिंग। अब लिखो टोटल फाइनेंस कॉस्ट during the construction period, during the construction period केवल कंस्ट्रक्शन पीरियड, वही कौन सा 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो टोटल फाइनेंस कॉस्ट ड्यूरिंग द, केवल कौन से टाइम के लिए? कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज बोरोइंग्स, वेटेड एवरेज बोरोइंग्स during the construction period, during the construction period, weighted average borrowings during the construction period। सर ये कैसे होगा? एक बार ट्राई करना ना। 7 लाख रुपए का लोन, 12%, लेकिन कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है? वो तो केवल 10 महीना है, अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक 10 महीना। तो टाइम फैक्टर लगाया अपन ने 10/12 प्लस 9 लाख का इंटरेस्ट, 9 लाख का बोरोइंग्स, 11% इंटरेस्ट, इस पे भी कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना? तो एक्चुअल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में तो एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 10/12 होल डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज बोरोइंग्स। तो जो बोरोइंग्स है उस पे भी टाइम फैक्टर लगेगा। पहले तो अपने सिर्फ 7 लाख 9 लाख ले लिया था, तो 7 लाख इंटू वेट कितना, वही कितना ड्यूरेशन के लिए आपने ये लोन ले रखा है, 10/12 प्लस 9 लाख का लोन भी कितने टाइम के लिए? 10/12। अब करो इंटू 100 और देखो कितना आंसर आ रहा है। एक एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो, चारों वैल्यूज को सेम आ रहा है। ओके, एक बात बताओ, क्या ऐसे करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में? 10/12 10/12 जब सब पे टाइम फैक्टर क्या लगना है? 10/12 ही लगना है, तो क्यों फालतू में ऐसा करना? यूं ही कर लो, तो मैंने इजी वाला पहले सिखा रखा है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन टाइम फैक्टर सब वैल्यूज के लिए अलग अलग होगा, लोन का अमाउंट चेंज हो रहा होगा। ये तो पूरे साल भर क्या था? 7 लाख, या पूरे साल भर क्या था? 9 लाख, लेकिन कभी होता 7 लाख, फिर बोलता अगले 6 महीने के लिए 7.5 लाख। 9 लाख वाला बोलता कि पहले 3 महीने के लिए 9 लाख, फिर 9.5 लाख, फिर अगले 3 महीने के लिए 10 लाख। ऐसा होता तो टाइम फैक्टर यूजफुल होता कि नहीं होता? होता। अगला क्वेश्चन आएगा, मैं अगले क्वेश्चन की तैयारी करवा दूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आएगा ऐसा, ठीक है ना। बट एकदम अचानक से बम फोड़ूंगा तो क्या आएगा? समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस पहले से किया।
और मैंने बताया कि मैंने क्यों नहीं किया यहाँ पे इस तरीके से टाइम फैक्टर, जरूरत ही नहीं था, सब में 10/12 था, जरूरत ही नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं और आगे, क्योंकि पूरे साल भर कहानी सेम थी, और अगर अपन 10 महीने का लेते भी है तो भी क्या होगा, सब में 10/12 रहा। अब सर कैपिटलाइजेशन रेट आ गई, बिल्कुल आ गई, लिख लो यहां तक, लिख लिया, ठीक है। अब बस अब आपको पता है क्या करना है, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, स्टेप 2, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। पहले ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स, पहले स्पेसिफिक बोरिंग की बात करते हैं। कौन सी डेट, खर्चा कौन सी डेट को हुआ, सर खर्चा हुआ था 1 अप्रैल 2021 को 1.5 लाख रुपए, तो मैं यहां लिख दूंगा, क्योंकि मैंने एक डेट ऊपर लिख दिया था कि फर्स्ट मंथ को, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, तो यहां पे लिख देता हूं 1 अप्रैल 2021। कितना खर्चा, 1.5 लाख रुपए। स्पेसिफिक बोरिंग का रेट कितना, 10%। टाइम फैक्टर कितना लगेगा, पूरा कंस्ट्रक्शन पीरियड, 9% था क्या, तो 10% पिछले क्वेश्चन में था, ओके, 1.5 लाख का 9%, हाँ इसमें 9% ही है। चलिए, तो 1.5 लाख का 9% पूरे 10 महीने के लिए, और इसमें तो मैं देखो, इसमें तो 1 अप्रैल को ही खर्चा हुआ है, तो अप्रैल से लेकर जनवरी तक पूरा 10 महीने ही होगा। अच्छा कितना बताओ, 11,250, ओके, इधर लिखते चलते हैं, फिर ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट खर्चा कब हुआ, 1 अगस्त। पहले हम स्पेसिफिक बोरिंग यूज कर रहे हैं, लिखवाया था ना कि पहले स्पेसिफिक बोरिंग यूज करना, तो 2021 टोटल खर्चा तो कितना हुआ था, सर 1 अगस्त को टोटल खर्चा हुआ था 2 लाख, लेकिन 2 लाख में से हमको देखना है ना स्पेसिफिक बोरिंग वाला कितना यूज हुआ था, 50,000, 1.5 लाख तो पहले यूज कर चुके थे, स्पेसिफिक बोरिंग टोटल 2 लाख है, तो 50,000 9% कितने महीने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10/12 हाईलाइट कर लेना, 10/12 कितना, कितना 3,350, ओके। फिर उसके बाद ऑन जनरल बोरिंग्स, ऑन जनरल बोरिंग्स, अगेन डेट 1 अगस्त 2021, टोटल 2 लाख का खर्चा था, जिसमें 50,000 स्पेसिफिक ले लिया, बाकी 1.5 लाख क्या लोगे, जनरल बोरिंग्स। और जनरल बोरिंग्स पे रेट कौन सा लगेगा, कैपिटलाइजेशन रेट 11.4375%, 11.4375% इनटू मंथ, यहां पे ध्यान से देखना, जब खर्चा हुआ है डेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिलेवेंट, तो अगस्त से लेकर जनवरी तक 6 महीना, कितना होगा, 8578.125। नेक्स्ट खर्चा कब हो रहा है, 1 अक्टूबर 2021, कितना खर्चा किया तुमने, सर 3.5 लाख, 3.5 लाख का खर्चा इंटू कैपिटलाइजेशन रेट 11.4375%, टाइम फैक्टर अक्टूबर से जनवरी 4 महीने, चेक करना 13,343,
13,343.75 ओके। और लास्ट खर्चा हुआ है 1 जनवरी 2022 को, 1,00,000 रुपए का खर्चा था ये, इंटू 11.4375% इंटू एक महीना जनवरी का, क्या जाएगा 953.125। टोटल कर दो, टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, 5 आइटम है। टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, 5 आइटम का टोटल लगा दीजिए। $37,875, 37,875। आया समझ में? ओके। और ये जो 1 तारीख मानने का रीजन है ना, एक ये भी है क्या, आपका पहला खर्चा आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब कर दिया था? 1 अप्रैल को ना, इसका मतलब पहला खर्चा कब लगा होगा? 1 अप्रैल को। तो आगे भी क्या मान लोगे फिर? सबका 1 तारीख ही मान लोगे। क्लियर है वाली चीज? याद है मैंने 1 लिखवाया था, वो इसीलिए इस रीजन से भी था कि भैया पहला खर्चा कब हुआ होगा? 1 अप्रैल को, ऊपर तो डेट दे रखा था 1 अप्रैल, तो आगे भी सब 1 तारीख होगा। बोलो कैसा था क्वेश्चन? आसान था ना? मुश्किल तो नहीं? चलिए एक और एग्जाम्पल, बोला था आज 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा। देखो एक एग्जाम्पल में तुमको कितना टाइम लगा? 37 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल। अब बच्चों को लग रहा होगा अरे इसमें भी 37 मिनट्स लेंगे क्या? अरे नहीं रे, ओह ये तो भूल ही गए। चलो वेरी गुड लक्षिता, जर्नल एंट्री। अच्छा हुआ बोल गई, अभी नहीं बोलती तो क्या होता? आज जर्नल एंट्री। हाँ तो जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री क्या करोगे बोलो? बिल्डिंग बनाया ना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो बिल्डिंग कितने से होगा? पहली कौन सी डेट? 31 जनवरी 2022 को बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, और वो भी कितने से? सर देखो जितना खर्चा लगा है ना वो तो होगा ही होगा, 1.5 लाख 2 लाख 3.5 लाख 1 लाख, टोटल करना 8 लाख। तो 8 लाख तो ये कर देता हूं, अगर मैं डायरेक्ट 8 लाख लिख दूं तो तुमको समझ में आएगा क्या? नहीं, काम करते हैं अलग अलग लिख लेते हैं। पहले खर्चा कितना? 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3.5 लाख, फिर 1 लाख, है ना? ओके। और प्लस प्लस क्या? प्लस बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज 37,875। तो 8,37,875, 8,37,875। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने ये सारा खर्चा कर लिया है टू बैंक। देखो अगर आप मानते हो कि आपने बिल्डिंग की कॉस्ट के लिए भी पे कर दिया है और बोरिंग कॉस्ट भी पे कर दिया है, अगर दोनों पे कर दिया है तब तो 8,37,875 टू बैंक में कर सकते हो। बीइंग बिल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड, बीइंग बिल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड। और अगर आप ये मान लो कि इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं हुआ है, बाकी खर्चा तो हो गया ना, लेकिन इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं हुआ है, तो टू बैंक में 8 लाख कर देना,
और टू इंटरेस्ट पेबल में 37,875 कर देना, ठीक है ना। यहां हमने क्या माना, वी एज्यूम बोरोइंग कॉस्ट इज पेड, वी एज्यूम बोरोइंग कॉस्ट इज पेड, otherwise create a liability for interest payable, for interest payable, create a liability for interest payable, रुपीस कितना 37,875, तो फिर टू बैंक में जाएगा 8 लाख और टू इंटरेस्ट पेबल कितना जाएगा 37,875, अभी ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, an entity construct a new head office, new head office, new head office building commencing on 1st September, commencing on commencing on कब बताया 1st September 2021, 2021, which continues till, जो चला कब तक 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2021, बस सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने में बिल्डिंग बनके तैयार। ओके अब एक थॉट तो हमारे मन में आता है कि यार ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं हुआ, बट उसको इग्नोर करना, ठीक है ना, क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो कहीं मेंशन है ही नहीं डेट, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो हम तो मानेंगे कि हम ये मान लेंगे ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ठीक है ना हम इसके रिगार्डिंग बोरिंग कॉस्ट को क्या करेंगे कैपिटलाइज करेंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। ओके फुल स्टॉप। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस लिखो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस डैश लगा के कब कब, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑन दिस एसेट इज 1 लाख, तो अपन लिख देते ना 1 सितंबर को 1 सितंबर 2021 कितना 1 लाख रुपए, और 2.5 लाख रुपए कब इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, इन ईच ऑफ द मंथ, ईच ऑफ द मंथ अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब हाँ 1 अक्टूबर को भी, 1 नवंबर को भी, और 1 दिसंबर को भी, इन ईच ऑफ द मंथ 2.5 लाख रुपए आपको और लग रहे हैं, खर्च हो रहे हैं 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, ओके इन ईच ऑफ द मंथ 2.5 लाख और लग रहे हैं, तो इससे समझ आना हर महीने लग रहे हैं फिर। ओके अब एक लाइन लिखी हुई है कि भैया उसने कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं ले रखा है, केवल क्या ले रखा है जनरल बोरिंग्स, तुम नहीं बताओगे स्पेसिफिक तो हम अपने आप समझ जाएंगे क्या है जनरल बोरिंग्स है। ड्यूरिंग द ईयर,
ड्यूरिंग द ईयर द एंटिटी हैड इश्यूड the entity had issued 10% debentures 10% debentures with a face value of rupees 20 lakh 20 lakh and had an overdraft had an ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखा है कितने रुपए का 5 लाख रुपए का ऑफ रुपीज 5 लाख कॉमा विच इंक्रीज्ड जो कि बढ़ गया टू रुपीज 7,50,000 7.5 लाख रुपए हो गया है in December 2021 in December 2021 okay full stop interest was paid on the overdraft at 15% until 1st October 2021 then the rate was increased to 16%. ओके उसके बाद रेट बढ़ गई 16%. कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन रेट बस यही पूछा है. कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन रेट. अरे सर खर्चे तो फिर फालतू में लिखवाए. खर्चों पे बस कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करना होगा और टाइम फैक्टर अप्लाई करना होगा है ना. अब कैपिटलाइजेशन रेट कैसे पता किया जाए पूछा. केवल कैपिटलाइजेशन रेट है बताइए. कोई स्पेसिफिक बोरिंग है नहीं. आप लिख सकते हैं नो स्पेसिफिक बोरिंग. ठीक है ना. नो स्पेसिफिक बोरिंग. और वैसे भी कैपिटलाइजेशन रेट के लिए कौन सा स्पेसिफिक बोरिंग चाहिए होता है. कैपिटलाइजेशन रेट तो आती किस पे है जनरल बोरिंग्स पे. हाँ जो लाइन लिखी हुई थी नो स्पेसिफिक बोरिंग आप किधर भी लिख सकते हैं. ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दी नो स्पेसिफिक बोरिंग. अब ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटलाइजेशन रेट कैसे फाइंड आउट होगा जो मैंने बताया था. हाँ जी. पहले तो आप क्या पता करोगे फाइनेंस कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड. फाइनेंस कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना आएगा. याद है वो फॉर्मूला जो लिखवाया था मैंने पहले. हाँ सर आपने लिखवाया था फाइनेंस कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज बोरोइंग
डिवाइड बाय वेटेड एवरेज बोरोइंग्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो फाइनेंस कॉस्ट पता करते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना। तो देखो मैंने ना 10%, अच्छा पहले तो बात बताओ कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है, 4 महीने। कहां से कहां, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। ओके, इस 4 महीने में आपने डिवेंचर्स तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इशू कर रखे हैं, पूरे 12 महीने, पूरे 12 महीने कर रखे हैं ना। ओके, तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो देखो ये पूरे 12 महीने का होता। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हर महीने के हिसाब से ली जाएगी। इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रेट में भी चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मंथ वाइज वर्क करना पड़ेगा। डिवेंचर्स की अगर मैं बात करूं तो डिवेंचर्स तो पूरे 4 महीने के लिए रहे थे सर। तो जरा देखना, फाइनेंस कॉस्ट ऑन डिवेंचर्स 20 लाख का लोन था, 10% रेट था, 4 महीने का कितना बैठता है, कितना, 66,667। ठीक है जी, 66,667। और ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट में ध्यान से सितंबर महीने के लिए, सितंबर महीने के लिए कैसे सर, ओवरड्राफ्ट लिमिट था कितने का था, 5 लाख रुपए का था। दिसंबर में वो 7.5 लाख हो गई है, दिसंबर में 7.5 लाख हो गई है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर में कितनी थी, 5 लाख। दिसंबर में हुई है ना 7.5 लाख, तो बिल्कुल तब तक 5 लाख, 5 लाख और फिर हो गई है 7.5 लाख। ओके, तो इस पे कॉस्ट कितना आ रहा है सर, जो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है वो 15% है, कब तक, 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक 15, मतलब केवल सितंबर के लिए 15% हुआ। उसके बाद तो 16% हो रहा है, 16%, अक्टूबर से 16%, 16%, ये तो फाइनेंस कॉस्ट है। अब कितने महीने के लिए, ये 15% एक महीने के लिए, 16% एक महीने के लिए, 16% एक महीने के लिए, और ये भी 16% एक महीने के लिए। हर महीने का अलग अलग, क्योंकि लिमिट चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, तो हर महीने का फाइनेंस कॉस्ट अलग तरीके से निकालना। मैं यहाँ पे वो नहीं कर सकता केवल यहाँ पे टाइम फैक्टर को अप्लाई ना करूं बोरिंग कॉस्ट पे, यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट पे मुझे टाइम फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। वेट चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, समझ में आया क्या, वैल्यू भी चेंज हो रहा है, रेट भी चेंज हो रहा है। वैल्यू और रेट चेंज नहीं होता जैसे पहले क्वेश्चन थे तो कोई दिक्कत नहीं था कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 5 लाख का ही ओवरड्राफ्ट लिमिट था, क्या फर्क पड़ता है बताओ जी। 5 लाख का 15% एक महीना 6250, फिर 5 लाख का 16% एक महीना 66667। इस बार 666 ले लें क्या, एक बार 6 ले लो, एक बार 7 ले लो, और 7.5 लाख पे 16% एक महीने का 10,000। ये आ गया टोटल फाइनेंस कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, 96,250। सर आपने क्या किया ये, अरे यहां पे भी तो किया था देखो, यहां पे बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया, देखो जरा हर्ष, 7 लाख का 12%, कंस्ट्रक्शन पीरियड 10 महीना, 9 लाख पे 11%, कंस्ट्रक्शन पीरियड 10 महीना। कोई दिक्कत ही नहीं था, दोनों लोन क्या चल रहे थे, पूरे टाइम चल रहे थे, अमाउंट में कोई चेंज नहीं था, रेट में कोई चेंज नहीं था, तो बड़ा आसानी से आ गया था। यहाँ पे जैसे जैसे अमाउंट चेंज हुआ या रेट चेंज हुआ, मैंने देखा हर महीने कुछ ना कुछ चेंज है, तो अपन ने क्या कर दिया अलग। आप चाहते तो इन दोनों का एक साथ भी कर सकते थे, 5 लाख 16% 2 महीने का कर सकते थे, कर सकते थे।
अब मुझे और क्या पता करना है, वेटेड एवरेज बोरोइंग्स, वेटेड एवरेज बोरोइंग्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, वेटेड एवरेज बोरोइंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ये कैसे आएगा, 20 लाख का जो बोरोइंग्स है, 20 लाख का जो बोरोइंग्स है, अब यहां पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ। अब यहां पे थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देंगे, जैसे वहां पर भी एक बार, हाँ एक काम करो, अभी आप वेटेड एवरेज बोरोइंग्स लिखो, कैसे आएगा इस क्वेश्चन में, सुनो। जो यूज किया गया वो कैसे है, 20 लाख है ना, 20 लाख रुपए जो डिबेंचर्स के हैं, वो आप कैसे देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन पीरियड वेट कैसे देना है, कंस्ट्रक्शन पीरियड 4 महीने है, 4 में से पूरे 4 महीने तुमने इसको यूज किया है, और 5 लाख रुपए ये आपने 4 में से 3 महीने यूज किए, कब कब, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और उसके बाद 7.5 लाख इंटू, ये कितने महीने के लिए, सर ये 1 महीने के लिए, कितने टाइम पीरियड में से, 4 टाइम पीरियड में से। तो वेटेड एवरेज बोरिंग्स यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। अब देखो कितना आ रहा है टोटल, शायद 25,62,500 आ रहा होगा, है ना, 25,62,500। ओके, नाउ कैपिटलाइजेशन रेट 96,250 डिवाइड बाय 25,62,500 इंटू 100, कितना आया, 3.756% आ रहा है क्या, 3.756% आ रहा है क्या। ओके जी, चलिए, तो आज के लिए डन है, कोई भी डिस्कशन अपन को होगा ना इसके रिगार्डिंग तो अपन कल कर लेते हैं।